भारत में कला और संस्कृति की हजारों साल पुरानी विरासत है और इस विरासत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है यहाँ का नृत्य। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि एक कहानी है, एक साधना है। तो चलिए आज हम भारत के 8 आधिकारिक शास्त्रीय नृत्यों की रंगीन दुनिया में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं इस कमाल की तस्वीर के साथ। जरा देखिए, एक भरतनाट्यम डांसर की ये मुद्रा, उनके चेहरे के भाव, हाथों का इशारा और शरीर का वो परफेक्ट पोस्चर, ये सिर्फ एक पोज नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कह रहा है ना? पर एक मिनट, हम बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, शास्त्रीय या क्लासिकल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी डांस को क्लासिकल का दर्जा मिलता कैसे है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो बहुत पुराना है, या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? चलिए इसी को समझते हैं। तो बात यह है कि शास्त्रीय नृत्य सिर्फ पुराने नहीं होते, इनके पीछे एक पूरा शास्त्र होता है, एक सख्त ढांचा और नियम होते हैं, और यही चीज इन्हें लोक नृत्यों से बिल्कुल अलग बनाती है। इसे ऐसे सोचिए कि हर क्लासिकल डांस की एक रूल बुक है, और इस रूल बुक का नाम है नाट्यशास्त्र। ये एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें डांस की हर बारीकी, हर नियम को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से लिखा गया है। और इसी नाट्यशास्त्र में डांस के 2 अहम पहलुओं का जिक्र है। एक है लास्य, जिसमें कोमलता, भावनाएं और ग्रेस यानी कि स्त्री ऊर्जा की झलक मिलती है, और दूसरा है तांडव, जो लय, गति और शक्ति यानी पुरुष ऊर्जा को दिखाता है। तो चलिए अब इस रूल बुक के बारे में थोड़ा और जानते हैं। नाट्यशास्त्र, जो असल में इन सभी नृत्यों का सोर्स कोड है, भारतीय कला की पूरी नींव इसी पर टिकी है। इसे ऋषि भरत मुनि ने लिखा था, और जानते हैं इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। मतलब सोच कर देखिए, आज हम जिन 8 क्लासिकल डांस की बात करेंगे, उन सबका डीएनए, उन सब की आत्मा इसी एक महान ग्रंथ से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो थ्योरी काफी हो गई। अब वक्त है एक शानदार सफर पर निकलने का। हम भारत के अलग अलग कोनों में जाएंगे, तमिलनाडु से लेकर असम तक, और हर एक शास्त्रीय नृत्य से रूबरू होंगे। ये देखिए भारत का नक्शा, और ये हैं वो 8 जगह हैं जहां से इन डांस फॉर्म्स का जन्म हुआ। संगीत नाटक अकादमी ने इन्हीं 8 नृत्यों को शास्त्रीय का दर्जा दिया है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं एकदम दक्षिण भारत के मंदिरों से। नंबर 1 पर है भरतनाट्यम। इसकी जड़ें मिलती हैं तमिलनाडु के मंदिरों में, और इसे भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी ज्योमेट्रिकल मुद्राएं। ऐसा लगता है जैसे कोई जीती जागती मूर्ति नृत्य कर रही हो। रुक्माणी देवी अरुंडेल जैसी महान कलाकारों ने ही इस कला को मंदिरों से निकालकर दुनिया भर में पहचान दिलाई। अब दक्षिण से सीधा चलते हैं उत्तर भारत के शाही दरबारों में, उत्तर प्रदेश, जहां कथक का जन्म हुआ। कथक का मतलब ही है कथा, यानी कहानी सुनाना। डांसर अपने पैरों की जबरदस्त थिरकन और उन तेज चक्करों से पूरी कहानी बयां कर देते हैं। और कथक की बात हो और पंडित बिरजू महाराज जी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए वापस दक्षिण की ओर केरल चलते हैं, कथकली की धरती पर। अरे ये सिर्फ डांस नहीं, ये तो पूरा का पूरा डांस ड्रामा है। इसका मेकअप और कॉस्ट्यूम तो देखिए कितना कमाल का है। हर रंग का एक मतलब होता है। जैसे हीरो के चेहरे पर जो हरा रंग है ना, वो उसकी अच्छाई और वीरता का प्रतीक है। केरला में ही एक और खजाना छिपा है, मोहिनीअट्टम। इसके नाम में ही मोहिनी है, यानी जादू करने वाली। और ये डांस सच में किसी जादू से कम नहीं। ये पूरी तरह से लास्य पर आधारित है। इसकी कोमल और लहरदार मूवमेंट्स देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। अब बारी है आंध्र प्रदेश की, और वहां के मशहूर कुचिपुड़ी डांस की। इस डांस में आपको एनर्जी और ड्रामा दोनों भरपूर मिलेंगे। और इसकी सबसे हैरान करने वाली चीज है तरंगम। सोचकर देखिए, डांसर एक पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर सिर पर पानी का कलश रखकर नाचता है। कमाल का बैलेंस और कलाकारी है ये। हमारा सफर अब हमें पूर्वी तट पर ओडिशा ले आया है। यहाँ का ओडिसी नृत्य अपनी त्रिभंगी मुद्रा के लिए जाना जाता है। इसमें शरीर 3 जगहों से मुड़ा होता है, गर्दन, कमर और घुटना। बिल्कुल वैसा ही जैसा ओडिशा के पुराने मंदिरों में पत्थरों पर बनी मूर्तियों में हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में, मणिपुर। यहाँ का मणिपुरी डांस बहुत ही सौम्य और गीतात्मक है। ये ज्यादातर राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों यानी रासलीला को दिखाता है। और इसकी वेशभूषा, खासतौर पर वो जो कठोर स्कर्ट होती है, वो इसे एक अलग ही पहचान देती है। और हमारे सफर की आखिरी मंजिल है असम, सत्रिया का घर।
ये डांस 15वीं सदी में असम के मठों से शुरू हुआ था, जिन्हें सत्र कहते हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि इसे क्लासिकल डांस का दर्जा अभी हाल ही में साल 2000 में मिला है। तो ये थे वो 8 नृत्य, लेकिन ये सिर्फ तकनीक और नियमों का खेल नहीं है। इनके पीछे वो महान कलाकार हैं, वो लेजेंड्स, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कला को सहेजने में लगा दी। ये कुछ ऐसे ही चेहरे हैं, भारतीय नृत्य के असली स्तंभ, रुक्मिणी देवी अरुंडिल, जिन्होंने भरतनाट्यम को नई जिंदगी दी, बिरजू महाराज, जिनका नाम ही कथक की पहचान बन गया, श्रीमंत शंकर देव, जिन्होंने सत्रिया की रचना की। इन जैसे अनगिनत गुरुओं की वजह से ही ये विरासत आज भी जिंदा है। तो हमने देखा कि कैसे ये नृत्य मंदिरों में पूजा से शुरू हुए और आज दुनिया के सबसे बड़े मंचों पे परफॉर्म किए जाते हैं। ये एक ऐसी परंपरा है जो रुकी नहीं, बल्कि समय के साथ और भी निखरी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हजारों साल पहले नाट्य शास्त्र लिखा गया, फिर 15वीं सदी में सत्रिया का विकास हुआ और 21वीं सदी में उसे शास्त्रीय दर्जा मिला। ये एक नदी की तरह है जो सदियों से बह रही है और आज भी अपनी पूरी रफ्तार में है। और यहीं पर आके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये डांस सिर्फ म्यूजियम की चीजें नहीं है, ये आज भी जिंदा है, सांस ले रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में ये हजारों साल पुरानी कलाएं आने वाली पीढ़ी से कैसे जुड़ेंगी, इनका भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त और हम सब मिलकर लिखेंगे।